खैर मकदम है नाज़रीन, आपको अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया में मैं हूं आपका मेज़बान बशीर अहमद खान। आज हम एक उस हस्ती से मिलने जा रहे हैं जो कभी शेर माने जाते थे। आज हम उसी शेर से, क्योंकि शेर बाद में मैं इशफाक साहब से ये बात शेयर करूँ कि शेर इसे क्यों नाम दे रहा हूँ मैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त है साबिका MLA मिस्टर इशफाक जब्बार साहब। हम उन्हीं से आज आपको रूबरू कराएंगे और जानते हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी में उन्होंने क्या किया और सियासत में ये कब आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इशफाक साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने बचपन कहाँ गुजारा और आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? देखिए, जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है बचपन का, तो मैं इसी सरज़मीन पे पला बड़ा हूँ जहाँ इस वक्त हम बैठे, इसको कस्बलार कहते हैं। मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई, गांदरबल से। ड्रीमलैंड स्कूल उसका नाम हुआ करता था तब। अभी भी वो स्कूल चल रहा है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा उसका रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। फिर मेरी हायर जो थोड़ा सेकेंडरी एजुकेशन मैंने लार से, हायर सेकेंडरी हमारी एक लोकल है, यहाँ से 12th मैंने पास किया। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन गांधी मेमोरियल कॉलेज से मैंने BSc की वहाँ से, अपने गांधी कॉलेज से, श्रीनगर से। तो बस उसी के साथ मैं फिर जब मैं 8वीं में पढ़ता था तो छोटी सी उम्र में मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में, तो ख़ास कर वादी कश्मीर में। तो सबसे पहले शिकार मेरे वालिद साहब मरहूम शेख जब्बार साहब शहीद हुए, जो एक जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अपना नाम मुकाम रखते थे, ख़ासकर इस डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में। तो उनके हाथ के कई यहाँ चिराग है हज़ारों में जो उन्होंने लगाए हैं अक्रॉस। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ शेख जब्बार साहब ने अपनी कारकर्दगी से अपनी छाप न छोड़ी हो। बिल्कुल। तो माह रमज़ान का महीना था, 22 माह मुबारक था, तो हम सब तराविया पढ़ने जाते थे मस्जिद शरीफ में। मेरे वालिद साहब घर में ही पढ़ते थे क्योंकि वो डायबिटिक के पेशेंट थे। तो उसी दिन वो कोई बंदूक बरदार हमारे घर में आए, उन्होंने गेट खटखटाया और मेरी मदर, हमारे एक बड़े करीबी साथी मेरे वालिद साहब के थे, अब्दुल रशीद उनका नाम था, हमारे यहाँ ही दूसरे एक मोहल्ले में रहते हैं, यनिहामा उसका नाम है। तो वो उन्होंने उनका नाम लिया। गेट जब खटखटाया तो उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल रशीद हूँ, गेट खोलो। तो मेरी मदर ने इनफैक्ट गेट खोला था। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि बंदूक बरदार थे मुंह बंद करके, वो अंदर घुस गए। तो मेरे वालिद साहब उस वक्त इफ्तियार किया था, तो वो खाना खा रहे थे। तो उसके बाद वो अंदर घुसे, उन्होंने उन पे हमला किया और मेरे वालिद साहब बड़े जिंदा दिल और वो जुर्रतमंद इंसान जिनको कहते हैं वो थे। बिल्कुल। सर्दी थी शायद उन दिनों, थोड़ी सी, मई का महीना था, लेकिन शाम को उन्होंने एक कांगड़ी भी ली थी। अप्रैल का महीना था, तो उन्होंने एक के सिर पे कांगड़ी भी मारी थी उस वक्त। अच्छा। जो कोई बंदूक वाला था, तो उसको इंजर, उसको शायद बर्न भी हुए थे। तो फिर उन्होंने 3 बंदूक सामान वाले थे और उन्होंने सीधा उनके फायर किया, तो उन पे यहाँ दिल पे गोली लगी थी, तो और 2 फायर थे। तो इतने में हमने भी मस्जिद से, हम भी दौड़े दौड़े चले आए। तो यहाँ देखा कि उनको, फिर इमीडिएटली मैं बहुत छोटा था, हमारे कुछ यहाँ एक घर में एक हमारा एक है गुलाम रसूल, वो और मैं और हमारे यहाँ पड़ोसी आए, हमने उनको हॉस्पिटल रेफ़र किया। लेकिन कुछ बातें उन्होंने मेरे साथ रास्ते में की, वो मेरे को आज भी याद है, तो वो किसी वक्त मैं शेयर करूँगा। लेकिन जब हम क्या कहते हैं, वहाँ नागबल के करीब पहुँचे, जिसको तेंगलबाल कहते हैं यहाँ चढ़ाई, वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ा। फिर हम सवरा गए, रात को उधर रहे, फिर वहाँ से जनाब वाली, फिर PCR ये वो, तो फिर सुबह जाके फिर हम सवेरे घर आए। फिर उनका
वो सारा जो उनकी आखिरी रसूमात करने थे वो की। फिर हमने कहा था कि यार मेरे जो चाचा थे उन्होंने चौहरम पे अपील की थी उन लोगों से कि आप बताओ इनका कसूर क्या था। अगर आप लोगों ने इस चिराग को बुझाया जो जिन्होंने हजारों घरों को रोशन किया था, जिन्होंने इस इलाके के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी, जिन्होंने पूरे जम्मू अपनी ज़िंदगी पूरी ईमानदारी से गुजारी और बड़ी मुश्किल हालात में 14.5 साल मैं कहता हूँ जेल में गुजारे, और उसके बाद वो मेरे चाचा ही थे, उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने इनको शहीद किया, इन्होंने किया क्या था, इनका कसूर क्या था, गुनाह क्या था उनका? इनका गुनाह यही था कि इन्होंने हजारों घरों को रोजगार दिया। इनका कसूर यही था कि गांदरबल को तरक्की की राह पे ले गए, गरीबों मोहताजों मुफलिसों के साथ दस्तगिरी करते थे। मतलब वो शुरुआत थी जब ये दहशतगर्दी का दौर शुरू हुआ। उसके बाद हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे ज़िंदगी के। मतलब दुनिया का पता नहीं था, दुनियादारी पता नहीं थी कैसे चलती है, क्या होता है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आपने कहा कि बड़े मुश्किलों का मैंने सामना किया, तो जब आपके वालिद साहब को शहीद कर दिया गया तो उस वक्त आपकी एज क्या थी? मेरी उम्र देख लीजिए 6 और 6 12 साल थी, 12 या 14 साल थी। तो सर फिर 12 साल 14 साल की जो उम्र थी 8वीं में पढ़ता था, वो बचपना ही माना जाता है। लेकिन सर तब से अब तक जब आपने सियासत में पाँव डाला है, कदम रखा है, तो किसने रहबरी की? देखिए ये जीन्स में ही होता है, इंसान के खून में ही होता है। हमने ये इसी फील्ड में अपनी, मेरे वालिद साहब आते जाते थे, तो मदर थी और मेरी एक सिस्टर है वो थी। उसके बाद हमने, मेरी पढ़ाई चलती रही। फिर 90 में 2000 में मुझे फिर सरकारी नौकरी मैंने की, मैं बहैसियत सब इंस्पेक्टर पुलिस में भर्ती हो गया। तो उसके बाद 8 साल मैंने नौकरी भी की, क्योंकि मेरी मदर उस वक्त मतलब सियासत में मेरे को आने को तैयार नहीं थी। क्योंकि वो जिसको डसा हो एक बार, तो वो फिर घास से भी डरती है। बिल्कुल। तो वो नहीं, उसका नहीं था कि मैं सियासत में आऊँ। लेकिन जो मेरे वालिद साहब के साथी थे वगैरह, उन्होंने मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत ही इसरार करके वो ये करके, नहीं जी, एक मतलब वाकई एक लीडरशिप का वैक्यूम हो गया था गांदरबल में शेख जबार साहब के दुनिया से जाने के बाद। वो फिल नहीं हो पाया। बेशक बहुत सारे चेहरे आए गए, लेकिन वो एक वैक्यूम फिर भी गांदरबल में रहा। तो उसके बाद फिर अल्टीमेटली 2008 में मैंने फिर नौकरी छोड़ी और मैं थोड़ा बहुत सियासत में शामिल हो गया। 2008 में मैंने इलेक्शन लड़े यहाँ से कांग्रेस की टिकट से, और मैंने यहाँ से तकरीबन 10,000 वोट लिए उस वक्त। क्योंकि यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ कोई 27 साल के बाद कोई यहाँ कांग्रेस की टिकट से लड़ा था। अच्छा। क्योंकि 77 में जब ये सीट कांग्रेस ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के लिए छोड़ दी थी, उसके बाद 2014 तक कोई कैंडिडेट यहाँ कांग्रेस का खड़ा नहीं हुआ। फिर पहला कैंडिडेट मैं था। उसके बाद फिर मैं, सोनिया गांधी ने बुलाया, बड़ा वो मनमोहन सिंह जी ने बुलाया, हम देखना चाहते हैं कौन था क्या था जिसने गांदरबल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, और वो भी स्टालवार्ट्स के खिलाफ। उसके बाद वो सिलसिला चला। बेसिक हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बेस थी। मेरे वालिद की भी उमर साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उमर साहब ने बार बार मुझे इसरार किया कि आप अपने घर में वापस आ जाओ, क्यों वहाँ बैठे हैं ये वो। तो अल्टीमेटली फिर उमर साहब ने कहा कि आप भी लड़ो वहाँ से, मैं नहीं लड़ूंगा, तो आप लेकिन अपने घर वापस आ जाओ।
तो फिर 2013 ये क्या कहते हैं इसको 14 में मेरी वापसी हुई यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और यहाँ से फिर अपने विजय हासिल इलेक्शन लड़े, फिर काजी साहब के साथ हमारा मुकाबला हुआ, बहुत ही कड़ा जिसको कहते हैं ना टक्कर थी, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि काजी साहब ने भी अपना एक अच्छा रोल किया था, काम भी किए थे ग्राउंड पे, और एक पुराने सियासी जो कहते कारकुन, और फिर उसके बाद उनका एक कद बढ़ गया था, तो उनका एक अच्छा पकड़ थी ग्राउंड पे, और उनके फॉलोअर्स भी काफ़ी थे, तो उसमें अपना वो अपना बेस बनाना बहुत बड़ी बात थी। तो अल्लाह ने मदद की, और जिन लोगों ने इसमें हमें साथ दिया, जो बार बार साथ रहे, तो उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। फिर उसके बाद यहाँ मैं MLA बाज़ात नुमाइंदा यहाँ गांदरबल का बना। उसके बाद हमने यहाँ तरक्याती कामों को लेके, जो यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज़ थे उनको लेके हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन टाइम बहुत कम मिला, जिनको हम अभी तक पाइपलाइन में ही थे, वो पूरे अभी तक भी नहीं कर पाए, क्योंकि फिर 5 अगस्त आ गया, जिसके बाद उससे पहले गवर्नर रूल आ गया, फिर 5 अगस्त आ गया, फिर हमें गिरफ्तार किया गया, फिर अभी तक वही सिलसिला चल रहा, फिर लॉकडाउन हो गया। तो कुल मिला के जो मेरे यहाँ बुनियादी, जो मेरा ख्वाब था यहाँ गांदरबल को, जहाँ जो बुनियादी चीज़ें थी, उनको हम अभी भी पाइपलाइन में ही हैं। जैसे कि पांदज बियामा 4 लाइनिंग का था, न्यू गांदरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का था, हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरी तरह फंक्शनल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं जो अभी भी करने की ज़रूर, बहुत काम करने की, लेकिन बुनियाद हमने रखी है डाल के। इंशाल्लाह आगे वक्त मौका अल्लाह ने दिया तो ज़रूर हम उन चीज़ों को फिर से आगे ले जाएंगे। तो इशफाक साहब, देखने में ये भी आ रहा है कि ये जो यहाँ पर बाकी जमात जो आई है, यानी कि PDP है, या आजकल जो ज़्यादा फंक्शनिंग में BJP है, तो लग रहा था वो वादे कर रहे थे, बड़े बड़े वादे उन्होंने किए, क्योंकि कश्मीर में ये करेंगे वो करेंगे। जब से उन्होंने 370 या 35 को यहाँ से ख़त्म किया, तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो आपके रिएक्शंस क्या रहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो बीजेपी को अगर कोई एक सीट भी कश्मीर से मिल जाए, उनको बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, कामयाबी होगी उनके लिए। ये बातें तो करनी आसान है, लेकिन वोट हासिल करना, वोटर को अपनी तरफ करना, वो हर चीज़ देखता है। और बीजेपी का मैं कहूँ, अभी तो मुझे वो, अभी मैं कहता हूँ, जब वो बच्चा रेंगता है, पैदा होता है, तो अभी तो वो इन्फेंसी में है, अभी तो उनको बहुत आगे काम करना है। तो अभी उनका कोई इतना, मैं कहता हूँ, जो उन्होंने जितना फ़ायदा लेना चाहिए था 5 अगस्त के बाद, जो उनको या तो लेना नहीं आया, या लोगों ने, वो चाहे जम्मू के लोग हो या कश्मीर के लोग हो, उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि 370 को लेके या 35 से, ये तो एक महाराजा का कानून दिया हुआ था, इसमें न तो कश्मीरी की बात थी, न मुसलमान की बात है, न हिंदू की, ये तो सबके लिए एक कानून वो था जिससे हमारे कुछ हुकूकों का तहफ़्फ़ुज़ होता था यहाँ। जैसे हमारे रोज़गार को लेके, हमारे बच्चों के, हमारे ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ था, हमारे जो स्टेट सब्जेक्ट्स का कानून था। तो आज सबसे ज़्यादा अगर मुतासिर वो ख़त्म होने के बाद हुआ, वो जम्मू रीजन है। जम्मू में अगर आप देखेंगे, हालात इस वक्त बहुत ही ख़राब है, इस वक्त लोग परेशान हैं। तो हमारा यही है कि हमारी स्टेट भी चली गई, तो हमारा स्टेट, जो लोग इस वक्त फील कर रहे, हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी ज़्यादती की, इस पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को बेइज्जत कर दिया। क्योंकि लोग तो यूटी से तो स्टेटें बनते हमने देखी है, स्टेट से यूटी हमने पहली बार ही देखा है, जिसको हम यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। और वो भी वो रियासत जो कभी खुद बख्तियार हुआ करती थी, जिसका अपना कानून था, जिनके अपने महाराजा हुआ करता था, हमारा अपना तो सदर रियासत हमारा हुआ करता था। तो आपने हमें बिल्कुल ही
तो आज नहीं, आजकल इसका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अब मैं कहता हूँ CBMs करने चाहिए, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने चाहिए, ताकि जो लोगों में एक बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है, खासकर जो हमारा युवा पीढ़ी है, नौजवान है, एक बहुत ही बड़ा गैप बन रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो एड्रेस सबसे पहली हमारी मांग होगी कि रियासत का दर्जा हमें वापस दिया जाए और यहाँ इलेक्शन जल्द अज जल्द किया जाए, ताकि लोग अपने नुमाइंदे यहाँ चुन के वो लोगों की नुमाइंदगी करे। वो लोगों को देखिए, जो आजकल हमारे एडवाइज़र साहिबान या बाकी लोग जाते हैं इलाकों में, शाम को बड़ी बड़ी लिम्ज़े होती है, इन्होंने इंटरेक्शन की लोगों के साथ, वो बात की। ऐसे पब्लिक दरबार तो मैं कहता हूँ हम रोज़ सुबह शाम घरों में करते हैं, इस पैंडेमिक में भी। अगर आप देखें मेरे घर में रोज़ एवरेज कोई 30-40 लोग सुबह आते हैं, 30-40 लोग शाम को आते हैं मेरे से मिलने, अपने मसले मसाइल लेके, प्रिकॉशंस लेके। तो ये तो वो आते हैं 2 महीने 4 महीने के बाद। हमें पता है किस गांव में, किस घर में, किस फर्द को क्या प्रॉब्लम है। मैं अपनी बात नहीं, कोई भी नुमाइंदा हो, किसी भी जमात का हो, उनको पता है कि उनके इलाकों में क्या मसले हैं, किस घर में किसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये कभी अल्टरनेट नहीं बन सकता, ये एक फॉर टाइम बीइंग रहता है। गवर्नर रूल जो भी रूल है ये, तो इसको मैं यही आपकी चैनल की वसादत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जल्द अज जल्द यहाँ पे इलेक्शंस करवाने चाहिए, ताकि ये एक हमारे दुश्मन को भी एक मौका मिलता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो जो हमारे मुल्क पे आंख उठा रहा है, उनको भी एक जवाब मिल जाएगा जब हमारी अपनी यहाँ चुनिंदा गवर्नमेंट होगी। तो यही है कि हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए। तो सर लास्ट पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गांधरबल के लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, और जहाँ जहाँ पर गांधरबल में कमियाँ रही है, अगर आप बरसर अक़दर इंशाल्लाह आप खुद और भी आएंगे तो क्या करने जा रहे हो उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं नौजवानों के साथ यहाँ रोज़गार के वसाइल खोलना चाहता हूँ। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, यहाँ बहुत चीज़ें हैं जिन पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। टूरिज़म का सेक्टर है, हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ हमारे लोकल नौजवानों को रोज़गार मिल सकता है। हमारा यहाँ अगर देखा जाए तो एक एनिमल वेटरनरी शीप हस्बेंड्री में भी एक ऐसा पेशा है। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, एज MLA मैंने असेंबली में एक दिन सवाल किया था कि हमें ये बताया जाए कि जम्मू कश्मीर कितना मटन इंपोर्ट करता है सालाना, मतलब गोश्त, बेडू या पोल्ट्री बाकी रियासतों से। तो उनको भी एग्जैक्ट सरकार को उस वक्त पता नहीं, लेकिन उन्होंने अंदाजे से कहा कोई 20,000 करोड़ का हमारा इंपोर्ट होता है बाहर से मटन। अब जो बाहर के देखिए लाखों मवेशी इस वक्त हमारे यहाँ बैठे, हमारे जो बहके हैं, हमारे पॉस्चर्स है, तो हमारे अपनी यहाँ पैदावार कितनी है? बहुत कम है, बहुत कम है। अगर हम ज़िले गांधरबल में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख हमारे अपने पेड़ बकरियाँ होंगी, या 5% होगा। तो 95% वो अगर हम उसमें कुछ हम कर सके तो कितना हम रोज़गार देंगे। गवर्नमेंट इस सेक्टर को इग्नोर कर रही है, चाहे हमारी सरकार थी, चाहे और किसी की सरकार, या आजकल गवर्नर रूल है। एक तो ये पैगंबराना पेशा है और कोई हर्ज नहीं है। मेरा एक यहाँ एक वाकिफ था, वो MBA करके लड़का, उसने यहाँ शीप फार्म खोला है बेनहामा में, श्रीनगर का लड़का। वो 12 साल अमेरिका में रह के उसने यहाँ वेटरनरी वो खोला है। तो मैं बड़ा खुश हो गया जब मैं उसके वहाँ उस फार्म पे गया। उसको कोई पानी की प्रॉब्लम थी। तो ऐसे ऐसे नौजवान एंटरप्रेन्योर्स जब इस पेशे में आए तो हमें कोई लागत नहीं देनी। इतनी पॉस्चर्स है हमारे पास, पंच, राजौरी, जम्मू के रीजनों से कितने माल मवेशी सालाना कश्मीर 6 महीने हमारे ग्रेजिंग लैंड्स में जाते हैं, और हमें अपनी पैदावार देखिए क्या है। अगर हमारे लोग इस तरफ जाए, मैं कहता हूँ आप लाखों लोगों को इससे रोज़गार दे सकते हैं। तो जैसे पावर हाउसेस है, बाकी चीज़ें हैं यहाँ। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि मैं इस पे काम करूँगा इंशाल्लाह, और ईमानदारी से करूँगा। जहाँ कहीं मुझे गलती हो, कुछ हो, कमी पेशी हो, आप मुझे बताइए। या खुदा ना खास्ता कहीं
अगर मेरे टेन्योर में कोई ये प्रूफ कर दे इशफाक ने किसी से 10 रुपए भी लिए, हाँ, इसने कहीं करप्शन 5 पैसा भी किया, तो मैं उसी वक्त सियासत छोड़ने को तैयार हूँ। हमने न इस घर ने न इस हमने कभी वो काम नहीं किया। हम हमेशा अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंसी रखी है अपने काम में। हम बेशक कम ही खाते हैं लेकिन इज्जत से खाते हैं। और मैं लोगों को भी और मैं नौजवानों से यही खासकर रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरी मिसाल ले लीजिए। मैं नीचे गिर के फिर उठा हूँ। अगर आप वाकई इंस्पिरेशन देखना चाहते हैं तो इन मुश्किलातों के बावजूद इस घर में फिर चिराग जल गया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। तो आपके जो आपका फील्ड है, आप भी हिम्मत मत हारिए। आप छोटे से कूजे में बंद मत हो जाइए। यहाँ मैंने अक्सर अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखा कि वो कहते हैं नहीं जी हमें कैजुअल लेबर लगाओ, हमें एसपीओ लगाओ, हमें ये लगाओ। अरे यार, आपको माँ बाप ने फिर आपको ग्रेजुएशन करवाई, पीजी करवाया, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ। अगर आपको एसपीओ ही बनना था तो आप मैट्रिक के बाद ही जा सकते थे ना। अगर आपको कैजुअल लेबर बनना था 8वीं जमात पे ही बन सकते थे। तो क्यों आपको अपना एक एम, अपना एक टारगेट रखना चाहिए ज़िंदगी में, इस पे काम करना चाहिए। ऐसे नहीं आप हवा में कंफ्यूजिंग ज़िंदगी गुजारो, आपको पता ही नहीं होगा मेरी मंजिल क्या है। तो मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने सरकारी नौकरी भी की, वो भी छोड़ी। अगर मैं सरकारी नौकरी में ही रहता तो कम से कम एसपी डीआईजी तो रिटायर हो ही जाता। बिल्कुल। लेकिन वो भी छोड़ के इस फील्ड में मैंने कहा नहीं, लोगों की खिदमत करूँगा। जो वालिद साहब ने अधूरा काम छोड़ा उस पर काम करेंगे। तो इसलिए आप भी इंस्पिरेशन लीजिए, आप भी देखिए, हिम्मत मत हारिए। अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं। और ख़ासकर खुदा के लिए आपके माँ बाप ने आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें लगाए रखी है, उनको काफ़ी तमन्नाएं है आपसे। एक तो आप ड्रग्स से दूर रहिए, एक ये बंदूक सिस्टम से दूर रहे, इससे हासिल कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ बर्बादी की तरफ आपको ले जाएगा। बाकी चीज़ों से जो बिद्दत दूर है उनसे दूर रहिए। अपनी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपना काम धंधा देखिए। आप पार्ट टाइम में भी अपना काम कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। आजकल कंपटीशन का दौर है, आपको घबराना नहीं चाहिए। चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी में, रुकावटें भी आती हैं, लेकिन जब इरादे मुकम्मल सही हो तो इंशाल्लाह वो भी इंसान इजीली पार कर जाता है। तो मैं अपना कहूँ, मैंने भी ज़िंदगी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, काफ़ी कम उम्र में ही तजुर्बा हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी कभी। चलते रहे, आखिरकार अल्लाह ने कामयाबी दी। और इंशाल्लाह आगे भी आपकी खिदमत करते रहेंगे। यही आपसे मेरी गुजारिश होगी। आज के दिन आप हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए। इंशाल्लाह जो भी हमारे तक भी होगा हम भी करेंगे। बाकी देने वाला अल्लाह है, आपका भी और हमारा भी। यही मेरी मैसेज। शुक्रिया सर। नाजरीन, ये थे हमारे साथ साबिका एमएलए इशफाक जब्बार साहब। उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ के यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि ड्रग्स से दूर रहिए। और आप पढ़े लिखे हो या अभी जो पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए, क्योंकि मंजिल मिलेगी इंशाल्लाह। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिनको मंजिल ना मिली उन्हें मंजिल इंशाल्लाह मिलेगी। कैमरामैन उमर अफजल के साथ दीजिए बशीर खान को इजाज़त। खुदा हाफिज़।